हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि संडे को आप सभी का टेस्ट था, जो कि 60 क्वेश्चनों का टेस्ट था, लेकिन आप सभी का अच्छा स्कोर नहीं आया है। किसी का 20 सही हुआ है तो किसी का 35 सही हुआ है। कोई भी स्टूडेंट 50 प्लस स्कोर नहीं किया है। हमने आपको क्या बताया कि आप सभी का मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास चलेगा और हर संडे को टेस्ट होगा। तो आप सभी का इस संडे को टेस्ट था, बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर बहुत कम बना है, किन्हीं का भी 50 प्लस स्कोर नहीं बना है। ठीक है, तो आज आपका ट्यूसडे है, कल मंडे को क्लास नहीं आया था यूपी पुलिस का, तो अब यहाँ से आपकी लगातार क्लास होगी ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक। जो भी आपका ये 4 से 5 दिनों में क्लास होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपको तैयार करना है और संडे को टेस्ट देना है। तो यहाँ से हर एक क्वेश्चन को आपको हल करना है। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई भर्ती चल रही है और इसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। 31 दिसंबर से स्टार्ट है, जो कि 30 जनवरी तक चलने वाला है। तो साथियों, इन्हीं फॉर्म फिलअप में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में एक और शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है, उसके बाद पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। यदि आप लोगों ने पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो समझिए आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा, जो आपका जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग है, प्लस यूपी जीके है। तो इसी को देखते हुए आप लोगों के लिए हम पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं। तो आज का यह पेपर 10वां नंबर का होने वाला, इससे पहले 9 क्लास हो चुका है। ठीक है, तो इस क्लास में 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट आज की इस क्लास में केवल 45 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। तो चेक करिएगा क्या आप सभी से 80 क्वेश्चन में से केवल 45 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं या आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं, वही सवालों को डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, जो आपके पिछले पेपर में 38 क्वेश्चन जीके आते थे, तो इस बार भी आपके पेपर में 38 क्वेश्चन आएंगे। 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे आएंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के पूछे आएंगे और इसके अलावा 37 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे आएंगे। 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। 300 नंबर का आपका पेपर होगा और इस 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी के पास 2 घंटे का समय रहेगा। और एक बड़ा बदलाव हुआ है इस बार पेपर में कि इस बार आपका माइनस मार्किंग को हटा दिया गया है, यानी इस बार आप पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में पूरे 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, चाहे आपका गलत होगा चाहे आपका सही हो, लेकिन आपको खुद से सभी क्वेश्चनों का जवाब करना ही करना है। इससे तैयारी आपकी और भी अच्छी होगी। आपको मालूम होगा कि यदि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे आपका गलत हो चाहे सही होता है, यदि गलत होता है जो हम सही बताएंगे तो उसे आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे हम जानते हैं कि हम पिछले 5 सालों के लिए एक एक शिफ्ट का बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपके लिए लगातार कर रहे हैं सुबह 11 बजे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को भी स्टार्ट कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आज की इस क्लास से आप सभी का कितना स्कोर बना था। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे आपके पिछले पेपर में, देखिए किस लेवल के सवाल पूछे गए थे। आगामी 2026 एग्जाम के लिए आपको इसी लेवल के क्वेश्चन को भी तैयार करना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करिए। पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है? बताइए, जो पुस्तक है हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा हिंद स्वराज पुस्तक को। पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? तो बुंदेलखंड को चेदी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद था मौर्य वंश का अंतिम शासक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? बताइएगा, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है इस टाइम? तो गाजीपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। राजा हर्षवर्धन ने किसमें ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था?
तो साथियों राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था, जिसे भद्र विहार कहा जाता था। तो कन्नौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था राजा हर्षवर्धन ने, जिसे भद्र विहार कहा जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रघुपति सहाय को जाना जाता है फिराक गोरखपुरी के नाम से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? तो कजरी गाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को किसके रूप में भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो दहिया के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। कर्नाटक संगीत में एक अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रूप में किसके समान है? कर्नाटक संगीत में एक अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रूप में एक किसके समान है? तो यह अलाप के समान होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर किसने 1921 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के समक्ष संगीत के अपने गहरे प्रेम के कारण तारयुक्त उपकरणों के सिद्धांत पर एक पत्र पढ़ा था? बताइए। भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर किसने 1921 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के समक्ष संगीत के अपने गहरे प्रेम के कारण तारयुक्त उपकरणों के सिद्धांत का एक पत्र पढ़ा था? तो वो कौन थे? तो सीवी रमन थे, जो कि 1921 में गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। एक सरल उपकरण जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बताइए दोस्त वो कौन सा एक सरल उपकरण है जो कि खरपतवार को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कुदाल तो आप जानते ही होंगे, तो यही आपका एक उपकरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है, तो आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 एग्जाम के लिए अपनी तैयारी ग्रुप में चल रही है और इस सीरीज में कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जैसे कि क्लास जैसे ही अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगा और आप हर एक क्लास को अटेम्प्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे 2026 एग्जाम के लिए। और जो भी स्टूडेंट का जो भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन बताता है, सभी मिलकर उससे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे अपना डाउट, सभी मिलकर उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? इनमें से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? बताइए। तो आंत्रज्वर एक ऐसा जो कि जीवाणु के कारण होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका परफेक्ट होगा, सी नहीं आपका डी आंसर राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली शहर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? साथियों कौन सा देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो नेपाल देश करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। वस्तु और सेवा कर यानी GST पर संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बताइए। GST पर संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो असम राज्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो गोपाल था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। एक भू संपत्ति जहां केवल एक नगदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? बताइए।
एक भू संपत्ति जहां केवल एक नगदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे रोपड़ कृषि के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कल करिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? वरुण ग्रह यानी नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइए, वरुण ग्रह के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों बताइए कि एक सवाल की सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन बताइएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, उस ग्रह का नाम क्या है जो सबसे चमकीला ग्रह होता है, बताइए। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? क्रिप्टॉन, ऑर्गन, जिनॉन, ये तो आपका उत्कृष्ट गैस है जिसे आप इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, लेकिन जो क्लोरीन है ये उत्कृष्ट गैस नहीं होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। पुस्तक द वाई गर्ल के लेखक कौन है? बताइए, जो पुस्तक द वाई गर्ल है कि इसके लेखक कौन है? महाश्वेता देवी है इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा देश था? महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश इनमें से कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड देश है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था? बताइए, भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था? बताइए। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संविधान का भाग चौथा किससे संबंधित है? तो साथियों जो भारतीय संविधान का भाग चौथा है ये किससे संबंधित है? तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे रेगूर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है काली मिट्टी को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय है? बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय है? ध्यान रखिएगा मेरठ में एक कृषि विश्वविद्यालय है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा ये अनुच्छेद 4 जो है वो किससे संबंधित है? बताइएगा। तो दासता से मुक्त से संबंधित है अनुच्छेद 4। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो दूरी को मापता है एक प्रकाश वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। मानव नेत्र का रंग नेत्र के किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? मानव नेत्र का रंग नेत्र के किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो ये परितारिका में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है जो मानव नेत्र का रंग होता है। ऑप्शन ए परितारिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? बताइए, पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? उसका नाम क्या है? तो चिक्का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों के रचयिता कौन है? इनमें से नरसिंह मेहता जी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो साथियों किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था? तो उदय ने किया था।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी को सुबह 11 बजे डेली क्लास करना है, ध्यान रखिएगा एक भी दिन गैप नहीं होगा। लेकिन कल आपका मंडे को गैप हो गया था, बाय चांस नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए क्लास नहीं आ पाई थी। लेकिन अब डेली क्लास आएगी आपके लिए सुबह 11 बजे, बहुत अच्छी तरीके से आपको डेली क्लास करना है। आप सभी को केवल चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ना, जैसी क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार दे दिया था? बताइए। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उन्हें उपहार दे दिया था? तो भाई मुंबई को दे दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद ने अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद ने अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? बताएंगे कौन सबसे अच्छी तरीके से भाषण दिए थे 1893 में? तो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को ही धनपत राय के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो मधुशाला के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो साथियों किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? ये अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो इंडिया गेट बनाया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो साथियों किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? बताइए कौन गोल करते थे भाई बहुत अच्छी तरीके से? तो मेजर ध्यानचंद का यह शीर्षक गोल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? बताइए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बित्तूर में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो साथियों एक छोटा सवाल आप सभी से पूछना था कि जो आपके पेपर में यूपी जीके का अहम रोल होता है, तो क्या हम इस क्लास को चैप्टर वाइज स्टार्ट करें या मिक्स स्टार्ट करें? जैसा आप कहिए, जैसा आप कहेंगे वैसा क्लास हम आपको स्टार्ट कर देंगे। डेली कम से कम 30 से 35 क्वेश्चनों का क्लास आएगा, बहुत अच्छी तरीके से पूरे एग्जाम तक चलेगा, जिससे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। क्योंकि यूपी जीके में फिक्स क्वेश्चन है कि इन्हीं टॉपिक से आने वाले पेपर में, तो सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन आपके कराने वाले। लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों का डेली क्लास हम आपको दे देंगे, वो टाइम आपको बता देंगे। बस आपकी राय चाहिए कि उसे चैप्टर वाइज या मिक्स स्टार्ट किया जाए। जैसा आप कहेंगे वैसा क्लास हम आपके लिए कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि यूपी जी के साथ में लेकर चलना है, उसका अहम रोल होता है पेपर के लिए। तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अपनी कृति जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? बताइएगा तो किसने किया है? तो चंद बरदाई ने किया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा झांसी में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42।
मथुरा कला शैली ये किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? मथुरा कला शैली किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? तो ये कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी जो मथुरा कला शैली थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? गुप्त काल का जो टेराकोटा यानी जो पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस शहर में स्थित है? बताइए। तो ये कानपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आप सभी से डायरेक्ट सवाल पूछता है कि विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन। कल हमने आप सभी से सवाल पूछा था कि बनारस किस नदी के तट पर स्थित है, तो लगभग सभी ने उसका सही जवाब दिया था। अब बताइए कि विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, यानी आप ये भी जान सकते हैं किस नदी के बगल में है विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी जिले में स्थित है, वो भी बनारस शहर में स्थित है। बताइए इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया था वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद किस वर्ष में सृजित किया गया? बताइए उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद किस वर्ष में सृजित किया गया था? तो वर्ष 1975 में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह किसने करवाया था? फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह किसने करवाया था? बताएंगे। तो बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। रोहिलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? रोहिलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो कर्मा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है? कोशिकाओं का कौन सा भाग जंतु कोशिकाओं में नहीं होता? जैसे केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन भाई कोशिका भित्ति ये जंतु कोशिकाओं में स्थित नहीं होता है। कोशिका जो भित्ति होता है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? बताइए किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? यानी आप सभी से पूछ रहा है कि किस जाति में यानी स्पीसीज में बाहरी निषेचन होता है। जैसे मुर्गी में भाई आंतरिक निषेचन होता है, बिल्ली में भी आंतरिक निषेचन होता है, सांप में भी आंतरिक निषेचन होता है, तो मेढक में बाहरी निषेचन होता है यानी बाह्य निषेचन होता है मेढक में। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को। मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? मानव में आवाज जो होता है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है? बताइएगा। तो ध्यान रखिए, कंठ यानी लैरिंग्स के द्वारा उत्पादित होता है मानव में आवाज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती में उपयुक्त होती है? तो साथियों इनमें से कौन सी मृदा कपास की खेती में उपयुक्त होती है? तो काली मृदा होती है, जो काली मिट्टी होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो इनमें से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का है? तो एंथ्रासाइट होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्धि अंश कौन सा? तो यहां से सारे हिंदी के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से हल करेंगे। हिंदी भाई 74 नंबर का वेटेज रहने वाला है। हिंदी में आप पूरे 37 के 37 क्वेश्चन सही कर सकते हैं।
तो लगातार आप क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन करा देंगे उसको तैयार करिएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा? मैंने ही। भाई इसमें तो अशुद्ध है, मैंने की जगह क्या होना चाहिए? मुझे यह काम कर लेना चाहिए। यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या है भाई? क्या है? मैंने, ऑप्शन ए। इसकी जगह क्या होगा? मुझे होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो इस सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को। राजपुत्र में समास कौन सा है? राजपुत्र में समास कौन सा लगा है? तो बताइए। तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास लगा है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, तो इसमें कौन सा वाच्य है? बताइए। आम खा रहे हैं यानी आप कर्म कर रहे हैं, यानी कर्म वाच्य इसमें है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? इनमें से कौन सा अव्यय है? छाट कर बताइए। तथा एक ऐसा शब्द जो कि अव्यय है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 को। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह बताइए। तो भाई ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये आपका कौन सा चिन्ह है भाई? विस्मयादि बोधक है, ये पूर्ण विराम है, तो अल्प विराम लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन, छोटा जो नीचे ऐसे रहता है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 को। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक कटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? नाक कटना यानी बदनामी होना, तो साथियों इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा? पढ़ा लिखा न होना, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विस्मय है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 को। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के पहले चरण में टोटल 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों लास्ट में अपना स्कोर आप करिएगा, इसलिए आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो अपना गिनते चलिए, काउंट करते चलिए कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। आप देखते हैं सभी का हम कमेंट का जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी का इग्नोर करते हैं, सबका रिप्लाई हम करते हैं भाई, हर एक क्लास का, कि आपने कितना स्कोर किया, आपको कितनी पढ़ाई की आवश्यकता है, आपको कितना स्कोर और करना है, हम सब कुछ अच्छी तरीके से बताते हैं। तो भाई आपको डेली क्लास करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं, इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास है भाई एक शब्दालंकार, यमक भी है, श्लेष, लेकिन रूपक एक शब्दालंकार नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सा है? इनमें से दंत ध्वनि कौन सा है बताइए? तो न एक दंत ध्वनि है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 को। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? तो साथियों इनमें से कौन सा वर्ड अघोष है बताइए? एक कौन सा वर्ड है अघोष है? ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 को। इस सवाल का राइट आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी के पुल्लिंग है बताइएगा? सौभाग्य पुल्लिंग है, काव्य पुल्लिंग है, चंद्र पुल्लिंग है, सुंदरता स्त्रीलिंग है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों इनमें से इस बार आप सभी शब्द पुल्लिंग पूछ दिया है, बताइएगा? सागर कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 को। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो साथियों किस शब्द का प्रयोग यानी सदा बहुवचन में हो जाता है? जो दर्शन होते हैं ना भाई, ये सदा बहुवचन में होता है प्रयोग। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या बनेगा? सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? भाई आपका ये पिछला पेपर का ही सारे सवाल हम करा रहे हैं, ऐसा नहीं किसी और एग्जाम का सवाल है, ठीक है। तो बताइए इनमें से सर्वनाम कौन सा है?
तो यह एक सर्वनाम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 को, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? तो साथियों इनमें से विशेषण बताइए कौन सा है? नया एक विशेषण है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72 को, सीता सो रही थी, वाक्य का काल कौन सा है? सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल बताइए कौन सा है? तो अपूर्ण भूतकाल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित तद्भव बताइए कौन सा है? इनमें से तद्भव, तो गांव एक तद्भव, चंद्र बिंदु लगा भाई, समझ जाए कि वो तद्भव शब्द है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ग्राहक एक तत्सम शब्द है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 को, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल का पर्यायवाची यदि हम चेक करते हैं तो भाई नीर है, सलील है, अंबु है, लेकिन समीर नहीं है। तो बताइए समीर किसका है भाई? बहुत आसान शब्द का ये पर्यायवाची है समीर। कमेंट सेक्शन बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई, बताइए सभी। अगला सवाल कॉल करिएगा 76 नंबर का, जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम क्या होता है? जटिल यानी कठिन, तो सरल हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर का मनोहर होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द मतलब जानते ना, उसके समान शब्द का अर्थ आपको बताना होता है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 को, इस सवाल का राइट आंसर बताएंगे। जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो दुष्कर उसे कहेंगे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 79, अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? अली अली शब्द का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो भाई याद रखिए भौरा सखी, ये आपका शब्द युग्म सही है अर्थ देने के मामले में अली अली का। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन को हल करेंगे आज के सेशन से। अपमान में उपसर्ग बताइए कौन सा लगा? उपसर्ग का मतलब क्या है बताइएगा? जिसके किसी शब्द में स्टार्टिंग यानी आरंभ में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय जो आखिरी में आकर लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। यानी अपमान में स्टार्टिंग में कुछ लगा होगा, यानी भाई अप लगा है। अपमान में उपसर्ग कौन सा? अप है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बताइए कि आप सभी का 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा है, पहले ये आप सभी बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आपने अपना स्कोर बहुत अच्छी तरीके से काउंट किया होगा। यदि साथियों आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताकर चलिएगा। डाउट आपको लेकर नहीं चलना है, ओके? बिल्कुल भी डाउट लेकर नहीं चलना है। और भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का नई भर्ती का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि भाई आज इससे केवल 17 दिन का समय बाकी आप सभी के पास। लास्ट में आप जब फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो सर्वर लो हो जाता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट उसी टाइम फॉर्म फिलअप करने जाते हैं। तो इसलिए आप अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। यदि आप 12वीं पास है तो आपके लिए फॉर्म होने वाला है और आपका एज में भी छूट मिल चुका है भाई 3 साल का। तो सभी स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर देंगे अच्छी तरीके से और डेली क्लास सुबह 11 बजे करते चलेंगे। और आपसे हमने पूछा था कि यूपी जी के क्लास कैसे स्टार्ट किया जाए, मिक्स या चैप्टर वाइज, तो उसके देखते हुए आपके कमेंट को चेक करते हुए उसी तरह क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथ ही एक और नए क्लास में। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, मेहनत करिए, इस बार सिलेक्शन अपनी है। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।